threat has been detected. A good analogy for a virus would be similar to termites. They can be in your house right now, you don't even know about it. And when you finally find out is when it's too late. On March the 6th, when your computer turns on, it realizes it's that day and will start to wreck information on your hard disk. आपको याद है 10-20 साल पहले हम सब डरे रहते थे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए। हम लोग एंटीवायरस कंपनीज को पैसे देते थे जैसे मैकेफी, नॉर्टन, ताकि हमारे कंप्यूटर में ट्रोजन वायरस ना आए। मगर कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ ही जाता था और उसके बाद हमारे कंप्यूटर्स को हमें सेफ मोड में डाल के रिसेंटली डाउनलोडेड फाइल्स को डिलीट करना पड़ता था। इसके बाद वायरस स्कैन्स चलाने पड़ते थे और उम्मीद करनी पड़ती थी कि शायद अगली बार कंप्यूटर चालू हो जाए और कोई भी हमारा डेटा गायब ना हुआ हो। और वैसे आजकल तो हमें डर भी नहीं लगता कि कंप्यूटर का वायरस कोई भी दिक्कत देगा हमें। इनफैक्ट हमने एंटीवायरस खरीदना ही बंद कर दिया है और हमारा कंप्यूटर एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और हमें स्लो वायरस स्कैन्स भी नहीं चलाने पड़ते। तो क्या कंप्यूटर वायरस गायब हो गए जैसे पोलियो और स्मॉल पॉक्स हुआ है? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे डेटा ब्रीचेस और हैक्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो क्लियरली कंप्यूटर्स में अभी भी कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो हम कंज्यूमर्स के कंप्यूटर वायरसेस को आखिर क्या हुआ? इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं आजकल कंप्यूटर वायरसेस से हमें खतरा नहीं है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वायरसेस एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। कंप्यूटर वायरसेस जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। सबसे पहला वायरस था क्रीपर नाम से, जो कि 1971 में बनाया गया था और जो वायरस के मैकेनिक थे वो एक्सट्रीमली आसान थे। एक बार जब वो वायरस लोकल हार्ड ड्राइव में आ जाता था तो वो खुद की कॉपीज़ बनाता रहता था जब तक कंप्यूटर फुल नहीं हो जाता था और चलने लायक नहीं बचता था। और उस पॉइंट पे वायरस जो है यूज़र को एक मैसेज दिखा के चिढ़ाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। फॉर्चुनेटली क्रीपर को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसका एक एंटीडोट भी आया था साथ में, वो था रीपर। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रीपर को किसी भी तरह से गलत काम के लिए नहीं बनाया गया था, सिंपली ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि बेसिक कंप्यूटर में कितनी दिक्कतें होती है और किस तरह से उन्हें ठीक किया जा सकता है। मगर जो एक्सपेरिमेंट वायरस बनाने वाले दिन जो ज़्यादा नहीं चले और जैसे ही कंप्यूटर्स जनरली मिलने लगे, नए लोग जिन्हें हैकर्स कहा जाता है वो रिवर्स इंजीनियर करने लगे कोड को और बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरसेस बनाने लगे। इसमें दुनिया का पहला रियल वर्ल्ड वायरस था जिसका नाम था ब्रायन, वो शामिल था 1986 में। बजाय कि क्रीपर के, ब्रायन जो है वो आपके हार्ड ड्राइव स्पेस को खर्च नहीं करता था, बल्कि आपके कंप्यूटर को करप्ट करने का ट्राई करता था। और ये इस तरह से करता था कि पहले तो आपकी बूट डिस्क पे लैच कर जाता था, उसके बाद ब्रायन आगे जाके रियल बूट सेक्टर पे अटैच हो जाता था दूसरी लोकेशन पे और उसे बैड मार्क कर देता था। और इसी बीच वो ओवरराइट कर देता था आपकी रियल बूट सेक्टर को वायरस से, ताकि वो इम्पॉसिबल हो जाए कि आपका कंप्यूटर चालू भी हो। एक और बड़ा कंप्यूटर वायरस था माइकल एंजेलो, वो 1991 में आया था और ये सिमिलर तरीके से काम करता था मगर एक यूनिक ट्विस्ट के साथ। बजाय कि कंप्यूटर को जैसे ही वो आता था वो करप्ट कर देता था, इसके बजाय वो रुकता था मार्च 6 तक हर साल की। इसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलता था कितना सारा वायरस आ रखा है उनके कंप्यूटर पे। और फिर एकदम से 6 मार्च को वायरस जो है पहले 100 सेक्टर्स को जीरो से रीराइट कर देता था और हर कोई जो है वो एक साथ ही स्क्रू हो जाता था। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली इफेक्टिव थी क्योंकि इसने 20,000 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था। मगर जो अगला वायरस है वो इतना बड़ा है कि माइकल एंजेलो एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह लगता है। और अब स्कूल प्रोजेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो जो अगला वायरस है ये CIH, ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने बनाया और लॉन्च किया था 1998 में। और वेल इसका मोटिव क्या था? जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़मीन पे लाना चाहता था और मुझे लगता है कि ये हो भी गया। एक बार जब CIH यूज़र के कंप्यूटर में आ जाता था वो हार्ड ड्राइव को ओवरराइट कर देता था और बूट सेक्टर को और इवन बायोस को भी। और माइकल एंजेलो की तरह CIH डिज़ाइन किया गया था 1 महीने तक शांत रहने के लिए, उसके बाद वो तबाही मचाता था। और उसके बाद जब वो वायरस की शुरुआत होती थी ना तो कंप्यूटर ख़त्म हो जाता था। CIH ने 60 मिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया और $1 बिलियन का डैमेज किया। और सबसे पहली बार दुनिया में कंप्यूटर वायरसेस एक मजाक नहीं थे, वो एक्चुअली एक इंटरनेशनल थ्रेट थे। और ये थ्रेट जो है वो बड़ा होता गया इंटरनेट की वजह से। अभी तक जो मेन कल्प्रिट था वायरसेस को फैलाने के लिए वो थी शेयर्ड फ्लॉपी ड्राइव्स, मगर कह लेते हैं कि इंटरनेट जो है वो और भी ज़्यादा वायरल हो गया। जो पहला प्रोमिनेंट इंटरनेट वायरस आया वो 1999 में आया, उसका नाम था मेलिसा। मेलिसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ईमेल से और एक बार जब आपको मेलिसा आ गया ना तो वो आपके 50 कॉन्टैक्ट्स को भी चला जाता था। फॉर्चुनेटली मेलिसा मलिशियस नहीं थी, कुछ लोग तो उसे सोशल सर्विस भी कहते हैं क्योंकि मेलिसा सिंपली पासवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी अडल्ट वेबसाइट्स को। मगर जो उसका सक्सेसर था आई लव यू 2000 में जो आया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। सरफेस पे तो आई लव यू एक सिंपल टेक्स्ट फाइल थी जो कि ईमेल से फैलती थी।
मगर बिहाइंड द सीन्स वो एक्चुअली एक विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट या फिर VBS थी जो कि ओवरराइड कर देती थी ऑफिस, इमेजेस और ऑडियो फाइल्स को। और थैंक्स टू द वायरलिटी ऑफ द इंटरनेट ये 50 मिलियन कंप्यूटर्स में फैल गया 10 दिनों से भी कम में। इसकी वजह से पीक कंप्यूटर वायरसेस के एरा की शुरुआत हुई, मगर अगले 10 से 15 सालों में ये सारा डर गायब हो गया। अगर ऐसा शायद कभी हुआ भी नहीं था पहले, तो आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया? जैसा कि आपने इन सारे वायरसेस के साथ देखा, यहाँ पे दो ही तरीके हैं जिसकी वजह से वो फैल सकते हैं। एक तो शेयर्ड स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरा इंटरनेट। जो पहला मीडियम था वो हट चुका था इंटरनेट की वजह से, और क्योंकि लोग ईमेल कर सकते थे एक दूसरे को चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा कम नीड थी शेयर्ड फ्लॉपी डिस्क की या फिर USB स्टिक्स की। और अगर आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज़ भी करते थे तो वो पर्सनल यूज़ के लिए करते थे। तो जो स्टोरेज डिवाइस का मीडियम है वो खुद से ही ख़त्म हो गया, मगर इंटरनेट का मीडियम जो है उसको सही करना और भी मुश्किल था। बहुत सारा जो इसमें प्रोसेस था उसमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने थे सिक्योरिटी के, वो भी काफ़ी लंबे समय पे। यहाँ पे एक पिन पॉइंटेबल इवेंट भी है जिसने इंटरनेट सिक्योरिटी को काफ़ी आगे बढ़ाया। वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ के जाना। बैक इन 2004 जो मार्केट शेयर था इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो पीक कर चुका था 95% पे। और आप में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को याद कर सकते होंगे स्लो, बगी, क्रैपी ब्राउज़र की तरह, मगर ये इससे भी और ज़्यादा ख़राब था क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ भी थी इसमें। अब देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन को ही नहीं दिया था जो कि स्टैंडर्ड है वेबसाइट को। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अलाउ किया था VB स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को भी, जो कि ब्राउज़र को पूरा एक्सेस दे देती है कंप्यूटर का। और ये बहुत ख़राब आइडिया लगता है, मगर इसके पीछे भी एक कारण था। आइडियली इसकी वजह से वेबसाइट्स अच्छे काम कर सकती थी एडवांस, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। मगर इसके साथ ये भी हुआ कि बहुत सारे ख़राब काम भी किए, और एग्जैक्टली इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं इसके ऊपर, और हालांकि बस एक ट्यूटोरियल ला के छोड़ दिया कि किस तरह से VB स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को डिसेबल कर सकते हो। मगर सच्चाई की बात करें ना, तो कोई आम इंसान इससे कभी भी नहीं करने वाला। इसकी वजह से एक आम इंसान ने ये चीज़ तो ज़रूर करी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ के क्रोम पे आ गए, और बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट के गूगल ने VB स्क्रिप्ट को सपोर्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से वायरसेस यूजलेस हो गए। और इस पॉइंट तक स्टोरेज डिवाइस मीडियम और डायरेक्ट फ्रॉम ब्राउज़र मीडियम ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारे पास डाउनलोडिंग मीडियम बचा था। और ये डाउनलोडिंग मीडियम भी ख़त्म होने लगा क्योंकि कई सारे फैक्टर्स आ गए थे, जैसे कि कॉन्स्टेंट अपडेट्स। 2010 से पहले यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी रेगुलर अपडेट्स नाम से। आपको विंडोज़ का एक वर्जन मिल जाता था जब आपने कंप्यूटर खरीदा है, और ये वर्जन आप तब तक चलाते थे जब तक आप एक नया PC नहीं खरीद लेते थे। मगर 2010 तक पहुँचे तो कॉन्स्टेंट ओवर द एयर अपडेट जो है वो आने लगे। और हालांकि ये अपडेट्स हमेशा गलत टाइम पे होते थे, मगर कंप्यूटर सिक्योरिटी को काफ़ी बढ़ा दिया था इन्होंने। वायरसेस अब ज़्यादा सालों के लिए सेम बग्स और ग्लिचेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे एक नया वायरस डिस्कवर किया जाता था कंपनी उसे पैच कर देती थी एक अपडेट देके। और हमें एक चीज़ और बतानी चाहिए आपको कि कंपनीज जो है वो साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा सीरियसली लेने लगी, क्योंकि 2010 से 18 के बीच में ही साइबर सिक्योरिटी के जो खर्चे हैं वो $27.4 बिलियन से बढ़ के 67 बिलियन हो गए थे। इन कंपनीज ने पूरे साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही बना डाले, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड और वेल पेड इंजीनियर्स थे। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके सिक्योरिटी एनालिस्ट को $2,72,000 ऑन एन एवरेज मिलते हैं। और कॉम्पनसेशन की बात करें तो कंपनीज ने हैकर्स को भी रिश्वत देनी शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल गूगल $1 मिलियन देता है अगर आप क्रोम को हैक कर सको, तो इसी तरह से एप्पल भी $1.5 मिलियन देता है अगर आप आईफोन को हैक करो तो। और ये कंपनीज जो है वो कई सारे लोगों को पैसे देती है हर साल, और रिटर्न में वो प्रिवेंट कर लेते हैं ऐसे एक्सप्लॉइट्स को होने से जो कि लाखों लोगों को हो सकते हैं। और इसी बीच यूज़र्स भी काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी हो चुके हैं जब बात आती है उनके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी चाहिए कि हमारी इंटरनेट यूजेज भी है ना, वो और ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी है। हालांकि हम पहले से काफ़ी ज़्यादा समय इंटरनेट पर बिताते हैं, मगर हमारी ज़्यादातर यूजेज है वो रेपुटेबल कंपनीज़ के साथ और ब्रांड्स के साथ बीतती है, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन और बाकी ब्रांड्स। तो जो चांसेस है कि हमें वायरस मिलेगा वो 10-20 सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जब आप इन सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ोगे ना, तो आपको वायरस फ्री एरा मिल जाता है। जो भी मैंने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर के वायरसेस जो है कम्प्लीटली जा चुके हैं। जो बैड एक्टर्स और थ्रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं पहले से कई ज़्यादा। और सबसे बड़ा रीज़न है इसका ये है कि हम वायरसेस को नहीं देखते हमें इफेक्ट करता हुआ, क्योंकि वायरसेस हम आम लोगों को टारगेट करते ही नहीं है। पहले के समय में वायरस बनाने का एक ही फ़ायदा होता था कि आप टेक सीन में अपना नाम बना सको या फिर वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर सको। मगर आजकल जो है हैकिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और मैं आपके हैक्स को बड़े नेम कंपनीज़ को बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्लॉइट्स को बहुत सारा डेटा चुराने में, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल साइबर क्राइम रिंग्स चलाने में, जो कि फेक आईडी से क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड तक करती है, उसमें इस्तेमाल लेते हैं। और ये चीज़ परफेक्ट सेंस भी बनाती है। अब मान लो आपको एक डेटा एक्सप्लॉइट मिला विंडोज़ में काफ़ी सालों के काम के बाद, क्या आप लोग जो है इस वायरस को आम लोगों को भेज दोगे ताकि आप एक मजाक का मैसेज दिखा सको उनको, या फिर एक बड़ी कंपनी को टारगेट करोगे?
मेरे हिसाब से आंसर तो ऑब्वियस है। 100 मिलियन लोगों का डेटा चुराना टी मोबाइल से इन्फिनेटली ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय कि आम लोगों के पीसी को आप करप्ट कर दो। इस इन्फॉर्मेशन की वर्थ लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और क्योंकि आपको इसे डार्क एवेन्यूज़ के थ्रू बेचना पड़ेगा तो आपको डीप डिस्काउंट तो देना पड़ेगा और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में ही बेच पाओगे, मगर ये फिर भी 100 गुना ज़्यादा है जितना गूगल आपको देने वाला है उस एक्सप्लॉइट के लिए। और अगर आप इसे आम लोगों के लिए भी टारगेट करोगे ना तो ये गोल नहीं होगा उसका कि उनके कंप्यूटर्स को ख़राब कर दो आप। इनफैक्ट जो गोल है वो एग्जैक्ट अपोजिट होगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि कोई भी यूज़र नोटिस करे। आइडियली वायरस जो है वो डेटा को कलेक्ट कर लेंगे परमानेंटली और किसी भी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करेंगे। और अगर आप इसे बड़े स्केल पर करोगे ना तो आपके पास कॉन्स्टेंट स्ट्रीम रहेगा डेटा का, टेंस ऑफ मिलियंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों का। और थैंक्स टू क्रिप्टो करेंसी हैकर्स जो है काफ़ी बड़े अमाउंट्स ऑफ पैसों को आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस हैकर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्लेम करता है कि $7 बिलियन के बिटकॉइन को ओन करता है, जो कि दुनिया का 369th रिचेस्ट पर्सन बनाता है इसे। तो हालांकि वायरसेस जो है हमें डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करते, मगर फिर भी काफ़ी बड़ा खतरा है हमारे लिए वो। दिन के आखिर में हम सब कंप्यूटर वायरसेस को याद करते हैं एज अ सिंबल ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू आउट द 2000s, और आजकल थैंक्स टू मच सेफर ब्राउजर्स, कांस्टेंट अपडेट्स और बड़े सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, साथ ही साथ कई सारे टेक सेवी यूजर्स, ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस जो है वो इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, मगर उन्होंने सिंपली अपनी फॉर्म को शिफ्ट कर लिया है और उनके मोटिव को भी। वायरसेस जो है आजकल आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन या करप्ट नहीं करते, वो आपके डेटा को चोरी करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच देते हैं। और आजकल जितना कांस्टेंट डेटा लीक्स होते रहते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी बहुत लंबा समय है, मगर एटलीस्ट अब हमें ट्रोजन वायरसेस और सेफ मोड से तो डील नहीं करना पड़ता ना। आखिरी बार आपके कंप्यूटर में वायरस कब आया था कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप खुश हो कि जो है ट्रेडिशनल वायरसेस अब पीछे का हिस्सा बन चुके हैं। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।